बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही करम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज पर जाने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं उन लोगों को जो हज पर जा रहे हैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके हज पर जाने को खूब कबूल फरमाए और बार बार आपको भी हम सबको भी अपने घर की हाजिरी नसीब फरमाए। कम से कम मरने से पहले एक मर्तबा तो हज जरूर करें, ये मेरी दुआ है। आप लोगों के लिए जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आप इसे पूरा जरूर देखिएगा। और हाजी जो लोग हज करने जा रहे होते हैं तो वो आम तौर पर हज तमन्तो करते हैं। और हज तमन्तो में क्या होता है कि सबसे पहले उम्रा करते हैं, फिर जब उम्रा करने के बाद जब हज के दिन शुरू होते हैं तो हज करते हैं। जैसे कि फ़र्ज और वाजिब, हर इबादत के फ़र्ज और वाजिब ये सबसे मेन होते हैं, क्योंकि फ़र्ज आपने अदा कर लिए, वाजिब आपने अदा कर लिए, आपकी वो इबादत बिल्कुल सही हो गई। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हज के फ़र्ज और वाजिब, उम्रे के फ़र्ज और वाजिब आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपका हज अच्छे से हो जाए। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हज की बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को नहीं करनी है। आप पहली मर्तबा हज पर जा रहे हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। और ये 10 बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो हो जाती हैं, कभी कभी लापरवाही में भी हो जाती हैं, कभी कभी हम लोग जानबूझकर भी गलतियां कर बैठते हैं आसानी की वजह से। तो ये 10 बड़ी गलतियां हैं जो हाजियों को बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना हो सकता है कि आपको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़े। नंबर 1, कबूतरों को दाना डालने से बचिए। जब आप हज पर जा रहे हो तो हो सकता है कुछ लोग आ जाएं दाना लेकर और पैसे लेकर भी, अरे भाई वहाँ के कबूतरों को हमारी तरफ से दाना डाल देना। तो दाना डालने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो वहाँ के वर्कर्स हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनकी कोशिश ये होती है कि और कबूतरों को दाना खिलाने की वजह से क्या होता है कि एक तो कबूतर बीट करते हैं क्योंकि वो उनका स्पॉट बन जाता है। सफाई करने के बाद भी कबूतरों की बीट की बदबू वहाँ से नहीं खत्म होती है, इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। इससे बड़े बड़े सवाब के काम है वो करने की कोशिश कीजिए। वो व्हील चेयर रखवा दीजिए, वहाँ के लोगों को कुरान शरीफ हदिये में दे दीजिए। इसके अलावा वहाँ कोई माजूर नज़र आ रहा है तो उसके लिए कोई इंतज़ाम कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं खिदमत क्लब के, वो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तो कबूतरों को दाना डालने से बचिए, खास तौर पर ये लोग जो देते हैं दाना ला करके हमारा ये दाना वहाँ के कबूतरों को डाल देना। तो भाई वहाँ के कबूतर कोई स्पेशल नहीं है, जैसे वहाँ के कबूतर हैं वैसे ही यहाँ के कबूतर हैं, ठीक है। और वहाँ के कबूतरों को खिलाने से ये बड़ा नुकसान है, जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि गंदगी होती है और सफाई करने के बाद भी वहाँ बदबू बाकी रहती है। लेकिन बहाल बचना फिर भी चाहिए। तो कबूतरों को दाना खिलाने से बचिए और लोगों को भी समझाइए कि भाई साहब इसके अलावा और दूसरे काम हैं। नंबर 2, मक्के और मदीने में गिरी पड़ी कोई भी चीज़ आपको नहीं उठाना है। बाज़ दफ़ा आपको कोई मोबाइल पड़ा मिला है या कोई और चीज़ आपको पड़ी हुई मिली है तो आप खेल खुआई के चक्कर में उठाओगे कि चलो मैं ये चीज़ उठा के उसके मालिक तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आपने कोई चीज़ उठाई और कोई फंसाने वाला आपको फंसा दे कि इसने मेरी ये चीज़ चुराई है, तो इसलिए वहाँ पड़ी गिरी हुई चीज़ों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी। कोई चीज़ पड़ी गिरी है उसे उसी जगह पड़ी रहने दो। वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो अपना काम कर लेंगे, आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। एक साहब हैं, उनको एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला था तो उन्होंने मोबाइल उठा लिया कि जिसका होगा मैं उसको वापस कर दूंगा। और इस मोबाइल को उठाने की वजह से वे इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए कि 2 दिन वो लॉकअप में रहे। 2 दिन के बाद उनको फिर वहाँ से रिहा किया गया। तो आप किसी पड़ी गिरी चीज़ को मत उठाइए,
क्योंकि वहाँ 24 घंटे कैमरे लगे होते हैं और कैमरे लगे होने की वजह से आप मोबाइल उठाते हुए उसमें आ जाएंगे। फिर चेकिंग के दौरान आपके पास मोबाइल मिला तो फिर आप फंस सकते हो। इसलिए पड़ीगिरी चीज़ चाहे कितनी भी कीमती हो, बिल्कुल उसकी तरफ आपको तवज्जो नहीं देनी है। वो इंडिया नहीं है कि यहाँ गिर गई फोन आपको कैसे यूज़ कर ले। इसलिए पड़ी गिरी हुई चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। नंबर 3, वहाँ का कोई कानून ना तोड़े। आप बहुत सी जगह पर आपको बैरिकेडिंग लगी हुई नज़र आएगी। आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो ऐसे जा सकता हूँ, तो इतना घूम के क्यों जाऊँ। तो बड़ा मेहरबानी इससे भी बचिए। ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं, और अगर नहीं भी कोई देख रहा हो तो तब भी उसूल और ज़ाब्तों पर पूरी पाबंदी के साथ अमल कीजिए। कोई भी वहाँ का कानून मत तोड़िए। मान लीजिए पुलिस ने कहीं बैरिकेडिंग लगाई हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं शॉर्ट में चला जाऊँगा या उसको खिसका करके आप क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, पेनल्टी वगैरह लग सकती है। नंबर 4, इलीगल तरीके से हज मत कीजिए। जो परमिट वगैरह करते हैं वे सारा अप्लाई वगैरह करने के बाद ही जो चीज़ जैसी हो उसको वैसे ही कीजिए। इलीगल तरीके से बिल्कुल हज मत कीजिए। इस साल तो तकरीबन 5 लाख का जुर्माना है, हो सकता है कि 10 लाख तक पाबंदी लग जाए। आप सऊदी जा ही नहीं सकते, इसलिए इलीगल तरीके से हज बिल्कुल मत करें, बिल्कुल भी मत करें। या कोई बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे पैसे बचवा दूंगा, कोई बात नहीं, बस जैसे मैं कहूँ वैसा करना है। नहीं भाई साहब, पैसे वगैरह बचाने की बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो। हज अल्लाह की एक इबादत है और इस इबादत को प्रॉपर तरीके से करो। तो इलीगल तरीके से कोई भी काम मत करो वहाँ, ठीक है। नंबर 5, किसी का कोई सामान ले जाए ना लेकर आए। आप हज पर जा रहे होंगे तो सऊदी में किसी के कोई रिलेटिव रह रहे हैं, तो बोलेगा ये सामान आप वहाँ ले जा करके दे दीजिएगा। तो किसी का भी कोई सामान आप लेकर ना जाएं। कोई बहुत खास रिश्तेदार है तो भाई देखो, ये फितने फसाद का टाइम है, अपने ही दगा दे रहे हैं आजकल, इसलिए कोई लेकर के आ रहा है कि ये सामान ही भाई साहब वहाँ ले जाकर आप दे देना। तो वो सामान आप खुद अपनी आंखों से देख लो कि इसमें अंदर क्या है, पहले दिखा दे मेरे भाई। तो क्योंकि क्या मालूम इस बॉक्स के अंदर क्या है, क्या पता उस डिब्बे के अंदर क्या है। मैं पिछले साल जब उम्रे पे जा रहा था तो जो हमारा ग्रुप था उसमें एक साहब थे जो उनके पास एक इतना बड़ा बॉक्स था। वो बॉक्स उनको किसी उनके रिश्तेदार ने दिया होगा। अब वो बॉक्स जब चेक हुआ तो उसके अंदर छुरी, चाकू और कांटे वगैरह थे, क्योंकि वो पूरा एक डिनर सेट था, उसके अंदर छुरी और चाकू भी थे। आधा घंटा सिक्योरिटी ने उनका ऑपरेशन किया, क्योंकि भाई सिक्योरिटी वालों की भी जिम्मेदारी है। ये छुरी चाकू खाने की चीज़ों में क्यों ना इस्तेमाल होते हैं, इलीगल है। वो ले जाना खास तौर पर हैंड बैग में। वो बहुत परेशान हुए। फिर आधे पौन घंटे बाद उनको छोड़ा गया और ये वारंट किया गया कि इस तरह की चीज़ें ना लेकर आएं। अब आपको क्या मालूम इस बॉक्स में क्या है। आपने सोचा कि चलो हाथ में लेके चलते हैं, इसलिए आपका जो सामान है बस काफ़ी है, बाकी कोई भी कोई सामान भेज रहा है तो और ना कीजिए भाई साहब, मेरा ऑलरेडी बहुत सामान है। लेकिन कोई अगर आपका बहुत अपना खास है तब भी आप खुद चेक कर लो, बिल्कुल भरोसा मत करो। आपको पता नहीं है कि आपको कब कौन कैसे यूज़ कर ले। ऐसे फ्रॉड आजकल बहुत चल रहे हैं, अपना ही सबसे ज़्यादा दगा दे रहा होता है। इसलिए कोई भी सामान है खुद चेक कर लो, इसके बाद ही उसको लेकर जाओ। वहाँ से जब आप वापस आ रहे होंगे तो हो सकता है वहाँ से भी कोई आपको बोले कि ये सामान मेरा फला को दे देना। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर क्या है क्या नहीं है या तो खुद चेक करो। आप बगैर चेक किए हुए सिर्फ बात पर भरोसा मत करो, चाहे कोई कितना भी खास रिश्तेदार हो। रिश्तेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन एक दिली सुकून, दिली इत्मीनान अपनी जगह है।
किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो किसी का कोई भी सामान ना लेकर जाएं, ना वहाँ से लेकर आएं। और अगर लेकर जा रहे हैं या लेकर आ रहे हैं तो खूब अपनी आंखों से खुलवा करके देख लो भैया इसके अंदर क्या है। नंबर 6, केस ज़्यादा लेकर जाने के बजाय आप कार्ड लेकर जाएं। ये एक बड़ी खास एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना वो केस लेकर जाते हैं, फिर केस को रखना एक बड़ा मसला है। कभी कभी क्या होता है ना, वो चेकिंग में भी बड़ी दिक्कत देते हैं। भाई इतना केस आप नहीं ले जा सकते। भाई किसी के पास बहुत पैसा है, वो केस ही ले जा रहा है तो आपका जो डेबिट कार्ड है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो सऊदी में भी चलेगा। आप उसको इंटरनेशनल यूजेस पर लगवाएं। अपने ऐप में जाकर भी आप उसको कर सकते हैं और वह कार्ड आपको वहाँ एटीएम में काम करेगा। वहाँ से आप पैसे निकलवाएं तो आपको जो चार्ज कटेगा ना वो बहुत ही मामूली सा होगा। ऑनलाइन की रेट के हिसाब से आपका रिचार्ज निकलेगा। और आप ये जो करेंसी एक्सचेंज कराते हो तो इसमें बहुत चार्ज लग जाता है। तो कार्ड से पैसे निकालने में वहाँ फ़ायदा है। इस वेब मशीन के जरिए पेमेंट करने में बहुत फ़ायदा है। इसलिए 1-2 कार्ड आप लेकर जाएं तो इसमें आपका बहुत पैसा बचेगा। मान लीजिए कि आप सऊदी में जाकर 1.5 लाख खर्च करते हैं, तो 1.5 लाख आप खर्च करते हैं तो मामूली सी बात है कि आपकी बहुत बचत होगी, क्योंकि 1.5 लाख की आप करेंसी एक्सचेंज कराते हैं तो 10 से 15 हज़ार ज़्यादा लग जाते हैं। 12 हज़ार का आपको बहुत फर्क आने वाला है। तो ये बड़ा फर्क हो जाता है। इसलिए केस ले जाने की बजाय आप कार्ड यूज़ करें। नंबर 7, हज सीखते रहें। आप हज पर जा रहे हैं, हज सीखिए, वीडियो से सीखिए, या जो भी किताब है या जो भी चीज़ें हैं आपने नोट करके रखी हुई हैं तो आप हज को सीखते रहें। सीख करके करेंगे जितना आप सीखेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल मैदान में आओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जो आपने सीखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे। और अगर आपने सीखा ही नहीं होगा तो प्रैक्टिकली मैदान में आके तो और कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये चीज़ कैसे करनी है, वो कैसे करना है। तो हज सीखते रहें। नंबर 8, इबादत के अलावा कुछ और हरकत, जैसा कि अपने मुल्क का झंडा लहराना, फिलिस्तीन के लिए कोई अपील करना, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। आप हज करने के लिए जा रहे हैं, आप हज करने के लिए जाएं और जो भी इबादत के काम हैं जैसे हो रहे हैं प्रॉपर वैसा ही आप कीजिए। बहुत ज़्यादा फंडर बनने की ज़रूरत नहीं है। पता चलेगा कि आप मुल्क का अपना झंडा लेकर के खड़े हो गए। कई लोगों के ऊपर तो जुर्माना इसी वजह से लगा है क्योंकि वो खाना काबा के सामने झंडा यूं फहरा रहे हैं। ये हरकत भी बहुत बुरी है। भाई आप इबादत करने आए हो या वहाँ ये करने गए हो, इसकी क्या ज़रूरत है। इसलिए इन तमाम एक्टिविटी से बचिए। ऐसे ही सपोर्ट फिलिस्तीन को ये लोग करने लगते हैं। भाई वहाँ जाकर ये बिल्कुल मत करना, वरना एक मुश्किल में फंस जाओगे। अपनी इबादत करो और अल्लाह से दुआ करो। दुआ भी दिल ही दिल में करो, ये नहीं चीख चीख के आप करने लगो। इससे भी बचने की बहरहाल कोशिश करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये तजुर्बा रहा है कि उन्होंने कोई फ्लैंग किया या कोई अपील की, वहाँ खड़े हो गए तो वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया और प्लेन वगैरह लगाने के बाद कई मरतबा खतरनाक वाला जुर्माना 5 साल तक सऊदी नहीं आ सकता। इन तमाम चीज़ों को लगा करके फिर उनको वापस भेज दिया गया। इसीलिए इन तमाम चीज़ों से बचिए। नंबर 9, किसी की भी बातों में ना आए। कोई आपको मिल गया, बोल रहा है कि भाई साहब मेरा ये सामान पकड़ लेना, मैं भी आता हूँ 5 मिनट में, तो बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना। ऐसे आप टैक्सी में कहीं जा रहे हैं तो कोई मिल गया, बातों में लगाने लगा, आप सोचोगे यार ये तो सऊदी वाला है, ये तो अरबी है, फला है। बिल्कुल भी बातों में नहीं आना। कोई आपका पासपोर्ट मांग रहा है, कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, बिल्कुल भी बातों में नहीं आना, ठीक है। तो किसी की भी बातों में नहीं आना।
नंबर 10, पहली बार अगर आप हज पर जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि अपने ग्रुप वालों के साथ रहें। खास तौर पर उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जो सीनियर है, जो ऑलरेडी कई बार हज कर चुके हैं या उम्रा कर चुके हैं। अकेले बिल्कुल भी वहां घूमने की कोशिश मत कीजिए। और अगर अकेले आप होटल से निकल भी रहे हैं तो पूरा लोकेशन लगा के, अपने होटल का पता लेके, अपने होटल वगैरह का कार्ड लेके प्रॉपर कि अगर मैं खो जाऊं ये सोच करके। कुछ लोगों को है ना इतना ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं खो सकता। भाई साहब अच्छे अच्छे खो जाते हैं। इसलिए प्रॉपर निशानियां लगा करके, प्रॉपर पता रख के अगर मैं खो जाऊं तो यहाँ कैसे आ सकता हूँ, उसके बाद ही निकलिए, वरना आप मत निकलिएगा। खेमे इतने ज्यादा होते हैं कि आप खेमे ही तलाश नहीं कर पाओगे, भटक जाओगे। कभी कभी नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं, इसलिए ज्यादा अकेले निकलने की हिम्मत मत कीजिए। अगर आप फर्स्ट बार जा रहे हैं ठीक है, अपने लोगों के साथ ही जाएं। तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 नसीहतें, 10 एडवाइस उन लोगों के लिए हैं जो हज पर जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 बातें बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। इन 10 बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।